हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2006 लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ पे अपना लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा गेट 2006 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस x1 x2 x3 x4 x5 x6 सच दैट कंडीशन यहाँ पे क्या दे दी इसने 3x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 ऑफ R5। ठीक है, हमें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप के, हर बार आ ही जाता है गेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस से W। ओके, तो हमें क्या करना है, डायमेंशन ऑफ W हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W, W किसका सबस्पेस है, R5 का। देन डायमेंशन ऑफ R5 माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ W। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ W एंड डायमेंशन ऑफ R5 क्या है 5 माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W। वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दे रखी है इसने, 3x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। देन कैन बी रिटन एज x1 इज इक्वल टू 1/3 एंड x1 माइनस x3। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन है वो कितनी है, 1 है। आप यहाँ से भी देख सकते हो वैसे कितने हैं यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस 1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 1, दिस इज 4। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W आपके पास क्या आ गई, इज इक्वल टू 4। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, let the linear transformation S and T R3 to R3 be defined as S of x y z is 2x 4x minus y 2x plus 3y minus z and T of x y z is equal to x cos theta minus y sin theta plus y cos theta and z। वे है यहाँ पे इसने थीटा पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2, और स्ट्रिक्टली इसने बोला है। ये देखिए आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपके पास 0 है एंड दिस इज π/2। यहाँ पे क्या कहा इसने 0 to π/2 ओपन इसने कहा है, ठीक है। 0 और π/2 के इक्वल भी नहीं है, है ना। तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे टी और एस को यहाँ पे शो करना है कि ये 1 है, 1 है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे इसको, 1 की क्या होती है डेफिनेशन कि डिफरेंट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट इमेज वहाँ पे मिलनी चाहिए, या फिर अगर हमने एलिमेंट सेम लिया है तो जो उसकी इमेज होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। अब यहाँ पे लिखिए कि जो एस ऑफ एक्स वाई जेड है आपके पास वो क्या है, एस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x 4x माइनस वाई 2x प्लस 3y माइनस जेड, है ना। एंड लेट एस ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू एस ऑफ x2 y2 z2। ठीक है, हमने मान लिया कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल है। तो हमें अब क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो ये एलिमेंट्स हैं आपके R3 के, उनकी जो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेयर x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड Z2 ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, R3 से, ठीक है। यहाँ पे कीजिए एस ऑफ x1 y1 z1 क्या है आपके पास 2x1 4x1 माइनस y1 एंड 2x1 प्लस 3y1 माइनस z1 इज इक्वल टू 2x2 4x2 माइनस y2 एंड 2x2 प्लस 3y2 माइनस z2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए आपके पास जो ये एलिमेंट है 2x1 इज इक्वल टू, ये कब होंगे इक्वल, कब इक्वल होंगे ये, दिस इम्प्लाइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे देखिए x1 इज इक्वल टू x2, ये तो दोनों इक्वल आ गए। एंड सेकंड को कीजिए, अब सेकंड का क्या आएगा यहाँ पे 4x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 4x2 माइनस y2। अब x1 और x2 तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगा 4x1 माइनस y1
इज इक्वल टू 4x1 माइनस y2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2। तो ये भी आपका इक्वल आ गया। अब यहाँ पे इसको देखिए, थर्ड आपके पास है 2x1 प्लस 3y1 माइनस z1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3y2 माइनस z2। ओके, अब हमें पता है कि x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तो यहाँ पे पुट करोगे क्या आएगा, 2x1 प्लस 3y1 माइनस z1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3y1 माइनस z2। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इधर से क्या बचा, दिस इम्प्लाइज z1 इज इक्वल टू z2, है ना। एंड लास्ट में अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x1 y1 एंड z1 इज इक्वल टू x2 y2 z2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज s इज 1 1। ओके, s इज 1 1। अब हमें क्या चेक करना है, t। तो t देखिए, t ऑफ एक्स वाई जेड किस टाइप से डिफाइन है, t ऑफ एक्स वाई जेड इज डिफाइंड एज x कोस ऑफ थीटा माइनस y साइन ऑफ थीटा एंड साइन थीटा प्लस y कोस ऑफ थीटा और z। ओके, अब जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, थीटा लाइंग बिटवीन 0 टू π/2। अब हमें 1 1 चेक करना है। देन लेट हम मान लेते हैं कि जो इमेज है वो इक्वल है, ठीक है। t ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू t ऑफ x2 y2 एंड z2। देन दिस इम्प्लाइज इज x1 कोस ऑफ थीटा माइनस y1 साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा प्लस y1 कोस ऑफ थीटा z1 इज इक्वल टू x2 कोस ऑफ थीटा माइनस y2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, y2 साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस y2 कोस ऑफ थीटा एंड z2। ओके, तो ये कब इक्वल होंगे, यहाँ से आपके पास बनेगा x1 कोस ऑफ थीटा माइनस y1 इज इक्वल टू x2 कोस ऑफ थीटा माइनस y2 साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, y1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू x2 कोस ऑफ थीटा माइनस y2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कोस थीटा कॉमन लीजिए तो x1 माइनस x2 और यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा एंड इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास बचेगा y1 माइनस y2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड नाउ अब यहाँ से जो सेकंड आपके पास है x साइन ऑफ थीटा प्लस y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस y2। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, ये तो आपके पास सिंपली आ ही गया है ना। अब थर्ड उठाइए, थर्ड आपके पास है ये z1 इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे हमने कुछ मिस कर दिया लिखते टाइम। सेकंड जो है आपके पास क्या था, देखिए साइन ऑफ थीटा प्लस y1 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस y2 कोस ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, y1 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y2 कोस ऑफ थीटा एंड दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद जो थर्ड है ये मान लीजिए आपकी सेकंड इक्वेशन है। एंड नाउ z1 इज इक्वल टू z2। ठीक है, हमें यहाँ से क्या क्या पता चल गया, z1 इज इक्वल टू z2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। अब y1 इज इक्वल टू y2 इसको 1 में पुट कीजिए, पुटिंग y1 इज इक्वल टू y2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, x1 माइनस x2 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है ना, आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखिए, इफ x1 minus x2 is equal to 0, then this implies x1 is equal to
x2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज t इज़ 1 1, क्योंकि y1 इज इक्वल टू y2 एंड z1 इज इक्वल टू z2 आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, और x1 इज इक्वल टू x2 आपका यहाँ से आ गया, तो आपका t 1 1 हो जाएगा। बट इफ x1 माइनस x2 इज नॉन जीरो, देन क्या होगा, देन कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, किस वैल्यूज़ के लिए कोस थीटा 0 देगा, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ओके, तो आप जब यहाँ पे n की जगह पे 1 रखोगे, n इन सेट ऑफ इंटीजर है ना, जब आप यहाँ पे n की जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, n की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड n की जगह पे जब 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, एंड n की जगह पे जब आप -1 पुट करोगे तो थीटा आपके पास आएगा माइनस पाई बाई 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट्स आपके कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे, ये आपके पास है 0 एंड दिस इज़ पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई एंड दिस इज़ माइनस पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब मैंने 0 रखा तो आपके पास क्या आया, पाई बाई 2, है ना। लेकिन जो आपके पास थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 टू पाई बाई 2, वो जीरो को भी नहीं इंक्लूड करता और पाई बाई 2 को भी नहीं इंक्लूड करता, है ना। सिर्फ इसके अंदर का पोर्शन इसने लिया है जो थीटा लिया है। थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाई 2, है ना। लेकिन 0 टू पाई बाई 2 के बीच में तो इसने 0 दिया ही नहीं, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज कोस ऑफ थीटा इज नॉन जीरो इन 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x1 y1 z1 इज इक्वल टू x2 y2 एंड z2, दिस इम्प्लाइज t इज 1 1। तो यहाँ से t और s दोनों के दोनों क्या आ गए, 1 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट में क्या कहा, s इज 1 to 1 बट नॉट t, इनकरेक्ट। सेकेंड इज t इज 1 1 बट नॉट s, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है बोथ s एंड t आर 1 to 1, तो ये सही होगा आपका। फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल्स, consider the subspace W spanned by t square plus t plus 2 and t square plus 2t plus 5, 5t square plus 3t plus 4 and 2t square plus 2t plus 4। ठीक है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है W की। तो डायमेंशन फाइंड आउट करनी W की मतलब हमें पहले बेसिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो वो क्या होगी आपके पास, डायमेंशन ऑफ W, है ना। तो बेसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मीन्स स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखिए जो स्पैनिंग सेट है W का, वो इसने क्या दे रखा है, टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 2, टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 5, 5t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 एंड 2t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए डायमेंशन ऑफ W। अब डायमेंशन ऑफ W मीन्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स spanned W। Okay, now let a1 t square plus t plus 2 plus a2 t square plus 2t plus 5 and plus a3 5t square plus 3t plus 4 and plus a4 2t square plus 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब टी स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कीजिए, ऐसे ही टी के और ऐसे ही कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आएगा फिर, a1 प्लस a2 प्लस 5a3 टी स्क्वेयर एंड कोफिशिएंट ऑफ टी इज a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इंटू टी एंड कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2a1 प्लस
5a2 प्लस 4a3 एंड a4 की टर्म्स तो रह ही गई यहाँ पे, प्लस 4a4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साथ में क्या आएगा, प्लस 2a4 एंड प्लस 2a4। ओके, एंड कंपेयर कीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए 0। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 0t² प्लस 0t प्लस 0। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या है, 0। ठीक है, तो कंपेयर करोगे क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस 5a3 प्लस 2a4 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इज a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस 2a4 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इज 2a1 प्लस 5a2 प्लस 4a3 प्लस 4a4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी बनेगी 1 1 5 2 एंड 1 2 3 2 एंड थर्ड रो क्या आएगी आपके पास, 2 5 4 4। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, a1 a2 a3 एंड a4। ठीक है, एंड दिस इज 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कीजिए से ए। ओके, मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कीजिए, तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 1 5 2 एंड 1 2 3 2 एंड दिस इज 2 5 4 4। ओके, तो जब आप यहाँ पे मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करोगे, ऑपरेट कीजिए ऑन R2 माइनस R1 एंड R3 पे जब आप लगाओगे तो R3 माइनस 2 R1। ओके, मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट रो एज इट इज़ एंड सेकेंड रो में क्या आएगा, 0 1 माइनस 2 0 एंड थर्ड रो इज 0 3 माइनस 6 एंड 0। ओके, दोबारा से ऑपरेशन लगाइए क्योंकि जो सेकेंड और थर्ड रो है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे जब ऑपरेशन आप लगाओगे ऑन R3 माइनस 3 R2, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज़ 1 1 5 2 0 1 माइनस 2 0 एंड 0 0 0 0। जो आपकी थर्ड रो है वो तो आपकी क्या बन गई, कंप्लीट 0। देखिए जो थर्ड रो है आपकी कंप्लीट 0 बन चुकी है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन 3। ठीक है, rank of A is less than 3. Now since only one vector is sufficient, only one vector is sufficient to span W1, so डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W 1। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट इज लेट M बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर देन M इज डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़। हमें यहाँ पे ये बताना है कि M कब डायगनलाइजेबल होगी। ठीक है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो इसकी डायगनल एंट्रीज होंगी, ये इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज है ना। आइगन वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ M क्या होगी, 1 2 एंड 1। और मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होती है, मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल, M is diagonalizable if and only if algebraic multiplicity corresponding to each lambda is equal to geometric multiplicity corresponding to each lambda या फिर each eigen value है ना। अब यहाँ पे देखिए algebraic multiplicity of 1 क्या है, algebraic multiplicity of 1 is 2 and
सॉरी एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या है 1। अब यहाँ पे देखिए 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो हमें पक्का मिलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ से तो हमें क्या पता चल गया कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी आपकी कोरस्पॉन्डिंग टू 2 वो भी आपकी क्या रहने वाली है 1। तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू 2, है ना। अब हमें चेक किसका करना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करोगे, देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब लैम्डा आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ से आएगा n माइनस रैंक ऑफ m मैट्रिक्स है तो m और लैम्डा आपके पास क्या है 1, देन m माइनस आई। n आपके पास क्या है 3, ठीक है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो n आपके पास 3 है, देन रैंक ऑफ m माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए m माइनस आई क्या है, m माइनस आई मैट्रिक्स आपकी होगी 0 a b एंड 0 1 c 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई है वो क्या है आपका 0। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ m माइनस आई इज लेस देन 3। इतना तो हमें पता चल गया है ना। अब देखिए इसका जो रैंक होगा, दो पॉसिबिलिटी है। अब इसका रैंक क्या हो सकता है, दिस इम्प्लाइज आइदर रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमें रैंक की बात करनी है। या तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 1, है ना। ये 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि जो m माइनस आई मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है, तो 0 रैंक तो आपका हो नहीं सकता। तो या तो इसका 2 होगा या फिर 1 होगा। अब अपने पास केस बनते हैं, हमें क्या चेक करना है, डायगोनलाइजेबल। अब डायगोनलाइजेबल चेक करना है मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 1। और हमें पता है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आई है आपकी 2। दिस मीन्स हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 आनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर केस लेके चलूँ तो आपके पास क्या बने, इफ़ रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या बनेगी 3 माइनस 2 यानी कि 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। तो यहाँ से तो क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज m इज नॉट डायगोनलाइजेबल, कभी भी नहीं होगा, है ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि इफ़ रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या हो गई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। तो इस केस में ये हो जाएगा। अब ये 1 रैंक कब होगा आपका, अब ये 1 रैंक कब होगा, रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 1 इफ़, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं तो वो क्या आ जाए आपका 0। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो सीधी सी बात है कि इसका रैंक 2 होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, इफ़ a b 1 c, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में क्या होगा, रैंक इसका 1। और ये 0 के इक्वल आने का क्या मतलब है, ए सी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 1 इफ ए सी इज इक्वल टू बी। यानी कि कंडीशन आपके पास क्या आ गई, यहाँ से कंडीशन आपके पास यहाँ से क्या बनी कि यहाँ से आपके पास आ गया m इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए सी इज इक्वल टू बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट m बी द रियल m 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स हैविंग ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज इक्वल टू 1, ठीक है।
then m is not diagonalizable, second is m is idempotent, and third is m is nilpotent, and fourth is the minimal polynomial and the characteristic polynomial of m are not equal। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स बनाइए कि मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी। मैट्रिक्स आपकी बनेगी m इज इक्वल टू, सारी की सारी एंट्रीज क्या है, 1 1 1 1 1, 5 क्रॉस 5 की है, 5 क्रॉस 5 की है ना। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स आपकी है 5 क्रॉस 5 की। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, सारी की सारी वैल्यू जिसकी 1 है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ एम आपका क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 4 आपकी रोज है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये तो सारी की सारी आपकी 0 बन जाएगी यहाँ तक, तो ऑपरेशन लगा के तो आपके पास रैंक कितना बचता है, सिर्फ देखिए ये तो आपकी कंप्लीट क्या बन जाएगी 0, ये इतना आपका कंप्लीट 0 बनेगा। ठीक है, तो आपके पास जो रैंक बचा वो क्या होगा 1, है ना। और अगर मैं ट्रेस की बात करूं, यहाँ से आपको एक आइगन वैल्यू मिल सकती है, या तो आप क्या करो कि जो आपकी ईच रो है, जब आप सम करोगे तो सारी की सारी का क्या आएगा 5, सम ऑफ ईच रो। अगर आप हर एक रो को उठाते हो और उसकी ईच एंट्रीज का सम करते हो वो 5 के इक्वल आया है, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 5 इज 1 आइगन वैल्यू ऑफ m। या फिर ये भी कर सकते हो आप, इसका ट्रेस फाइंड आउट कर लीजिए, आप इसका ट्रेस फाइंड आउट कर लीजिए। और ट्रेस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो लैम्डा इज इक्वल टू 5, एक आइगन वैल्यू तो आपकी ये है, और यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स है इसका रैंक 1 है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है ना। देखिए यहाँ से आपको क्या क्या निकल के आया, लैम्डा इज इक्वल टू 5, ये इसकी एक आइगन वैल्यू है। रैंक ऑफ एम आपके पास क्या है 1 है। अब रैंक आपके पास अगर 1 है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज एम इज सिंगुलर मैट्रिक्स, एम इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एम आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू 0। अब अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू आपकी कैसी होगी, 1 आइगन वैल्यू इज 0, यानी कि आपके पास 2 आइगन वैल्यूज हो गई, एक आपके पास है 5 एंड सेकंड आपके पास है 0। ठीक है, यहाँ तक सही है सब कुछ, ओके। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्या करना है उसके बाद। अब यहाँ पे देखिए कि m इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। अब डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए आप क्या करते हो कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक आइगन वैल्यू है वो उसकी 5 है ना, एक आइगन वैल्यू इसकी क्या है 5 है। तो जो आइदर जो जितनी भी रिमेनिंग जो आइगन वैल्यू बचती है ना वो सारी इसकी 0 होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो इसका रैंक है वो 1 है, जो इसका रैंक है वो 1 है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो इसकी रिमेनिंग आइगन वैल्यूज है ना 4, वो इसकी सारी की सारी 0 होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 5 अगर मैं चेक करूँ तो वो क्या है आपके पास 1, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो आपको पक्का मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आपकी 1 हो गई, है ना। तो यहाँ से 5 के केस में तो सही है। अब हम 0 के केस में देख लेते हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 क्या है आपकी 4। हमें क्या चेक करना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 क्या होगी, n माइनस रैंक ऑफ m माइनस 0 i। तो यहाँ पे आएगा n क्या है 5 एंड रैंक ऑफ m, रैंक ऑफ m आपके पास क्या है 5 माइनस रैंक ऑफ m क्या है आपके पास 1, है ना। तो ये क्या आ गया 4। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 ये भी क्या आ गई 4, ये दोनों भी इक्वल है।
तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज एम इज डायगनलाइजेबल, एम इज डायगनलाइजेबल, लेकिन अपने ऑप्शन में क्या है, एम इज नॉट डायगनलाइजेबल, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि algebraic multiplicity corresponding to each eigen value is equal to geometric multiplicity corresponding to each eigen value, तो यहाँ से तो डायगनलाइजेबल आएगा। सेकंड क्या है कि m इज एडम्पोटेंट। अब एडम्पोटेंट की क्या होती है कंडीशन, अब एडम्पोटेंट क्या होता है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपके पास जो आइगन वैल्यूज होंगी आइदर या तो इसके पास आइगन वैल्यू होगी 0 या फिर इसके पास आइगन वैल्यू क्या होगी 1, या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, है ना। लेकिन इसके पास जो आइगन वैल्यू है क्या है 5, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। सी आपका क्या है कि एम इज नील पोटेंट, अगर नील पोटेंट होती तो इसके पास सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 0 होती, बट इसके पास तो 5 भी है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। जो ऑप्शन डी है वो क्या है, द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एम आर नॉट इक्वल, ये आपका सही है। ठीक है, आप इससे भी देख सकते हो कि एम आपकी कैसी थी, डायगनलाइजेबल थी, तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी एक्स इंटू एक्स माइनस लैम्डा, ये आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसकी बनेगी वो आपकी होगी एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस लैम्डा। वैसे भी जब आपकी मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होती है तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है वो लीनियर फैक्टर कंटेन करती है ना। तो यहाँ से ये आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल आएगी और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दोनों की दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट इज लेट a set v1 v2 up to v16 be an ordered basis for v is equal to c raised to the power 16 if t is linear transformation on v defined by t of vi। ये गलती से आपका नीचे लिखा गया है, ये इसके साथ है। ठीक है, यहाँ पे t of vi क्या गिवन है, vi प्लस 1 फॉर i गोइंग 1 to 15 एंड t of v16 इसने यहाँ पे ये दे दिया। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि t सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। तो हम पहले मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेते हैं। मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, देखिए टी ऑफ वी आई क्या दिया है इसने, वी आई प्लस 1। ठीक है, और जो आई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, आई गोइंग 1 to 15 एंड टी ऑफ v16 की वैल्यू इसने खुद दी है, यहाँ पे क्या दी है, माइनस ऑफ v1 to v16 देन v1 प्लस v2 प्लस अप टू v16। जब आप मैट्रिक्स यहाँ पे बनाओगे तो देखिए आई की जगह 1 रखिए, क्या आएगा, टी ऑफ v1, टी ऑफ v1 इज v2 एंड v2 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 अप टू v16। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, v1 v2 अप टू v16 प्लस v2 आया है ना, तो इधर आएगा 1 इंटू v1 v2 और अप टू v16। ठीक है, एंड प्लस 0 0 0 है ना, यही आएगा। एक मिनट, ये क्या दिया इसने, v1 v2 v16 बी एन ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, ये क्या दी है इसने, ऑर्डर्ड बेसिस। ओके, तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, पहले मैं v2 और निकाल लेती हूँ। यहाँ पे v2 क्या आएगा आपका, v2 आएगा इधर v3। ठीक है, तो इधर 0 एंड प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस इधर आपका बनेगा 1। ठीक है, 1 इंटू समथिंग। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे मैट्रिक्स बनाओगे तो आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी, यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए फर्स्ट जो आपकी कॉलम आएगी वो क्या आएगी, 0 1 0 अप टू 16 टाइम एंड सेकंड होगी 0 0 1 0 एंड जो 16 आपको दे रखी है वो है -1 -1 -1 अप टू -1। ठीक है,
ये आपको गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो ये मैट्रिक्स आपकी, ये मैट्रिक्स कैसी है, कंपेनियन मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो कंपेनियन मैट्रिक्स की जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो किस टाइप की होती है, इधर क्या आएगा, ये 16 × 16 की है, तो कैसी बनेगी इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी, x⁻16 प्लस x⁻15 एंड प्लस x⁻14 प्लस x⁻13 प्लस अप टू यहाँ पे क्या आएगा x + 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल ऑफ 17th ऑर्डर, ठीक है। जो ये आपके पास है, ये जो पॉलिनोमियल आपके पास बन गई, ये क्या कैसी पॉलिनोमियल है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल ऑफ 17th ऑर्डर, ओके। और जो आपके पास साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होती है तो क्या होता है उसमें, पी ऑर्डर साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल जो होती है वो इरिड्यूसिबल होती है ओवर क्यू, ठीक है। ध्यान रखना कि जो साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होती है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर पी, और पी यहाँ पे क्या है आपके पास, प्राइम, ऑफ ऑर्डर पी इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, प्राइम। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो कितने ऑर्डर की है, 17 ऑर्डर की है ना, और 17 आपके पास क्या है, प्राइम, ठीक है। 17 क्या है, प्राइम। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये पॉलिनोमियल है ये इरिड्यूसिबल होगी किसके ओवर, क्यू के ओवर, है ना। दिस इम्प्लाइज CX इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्या है, T इज सिंगुलर, नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। T इज सिंगुलर बट हैज़ नो रैशनल आइगन वैल्यूज़, ये भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड है T इज रेगुलर विद रैशनल आइगन वैल्यूज़, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि अपना ओवर इरेशनल क्या होता है, इरिड्यूसिबल, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, T इज सिंगुलर बट हैज़ नो रैशनल आइगन वैल्यूज़, ये आपका सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, T इज सिंगुलर बट हैज़ नो रैशनल आइगन वैल्यूज, ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर। T इज नॉन सिंगुलर बट हैज़ नो रैशनल आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो इस पे डिपेंड है, इसकी एक ही स्टेटमेंट है, देखिए क्या है, लेट T C3 to C3 बी डिफाइंड एज T ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 माइनस x1 - x2 एंड माइनस x1 - x3, ठीक है। एंड M बी इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, इसकी मैट्रिक्स बनाइए, क्या बनेगी मैट्रिक्स, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ, मैट्रिक्स M यहाँ पे बनेगी 1 1 1 -1 -1 0 एंड -1 0 -1, ठीक है। मैट्रिक्स आपकी ये है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, हाँ आइगन वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्या आएगी आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ निकालिए, इसकी क्या बनेगी, देखिए अगर मैं इसका ट्रेस फाइंड आउट करूं, ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, है ना। तो ट्रेस यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस ऑफ M इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आइगन वैल्यूज़ हमें गिवन है उसमें किसका ट्रेस 1 है। अगर मैं फर्स्ट को लूँ तो जब इनका सम करूँगी -1 + आयोटा माइनस आयोटा, तो ये तो आपके पास क्या है, -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड क्या है, 1 + आयोटा माइनस आयोटा, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, सॉरी ये तो करेक्ट होगा, है ना,
एक बार हम दोनों को और देख लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। क्या पता एक जैसे हो दोनों, है ना, क्या पता दो ऐसे मिल जाए हमें जिनका ट्रेस 1 है, तो फिर हमें और चेक करना पड़ेगा। थर्ड में देखिए, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये क्या है 1 + 2 आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी क्या है -1 - 2 आयोटा, ये भी आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। तो एक ही ऑप्शन बचता आपके पास, यही क्या होगा ट्रू। तो λ1 क्या आ गया 1 एंड λ2 आपके पास आ गया आयोटा एंड λ3 इज माइनस आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स एम इज सिमिलर टू ए मैट्रिक्स विच इज यूनिटरी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन एंड डी हैविंग ट्रेस 0। लेकिन आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कितना है, ट्रेस ऑफ एम इज इक्वल टू 1, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या है, स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या है कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो या तो 0 हो सकती है या फिर प्योरली इमेजनरी, ठीक है, प्योरली इमेजनरी। बट अपने पास जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए, इधर आपके पास ना तो 0 है और ना ही प्योरली इमेजनरी, तो ये स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। बी है हर्मिशियन, हर्मिशियन की क्या कंडीशन होती है कि A इज इक्वल टू A स्टार, A स्टार मीन्स A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब यहाँ पे चेक कीजिए, अगर मैं M स्टार करूँ, यानी कि अगर मैं M ट्रांसपोज करूँ, तो ये आपके पास क्या आएगा 1 1 1 -1 -1 0 -1 0 -1। अब इमेजनरी तो इसमें है नहीं, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये सेम ही आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू M, तो ये आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता आपका यूनिटरी। जो M मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो